Good morning, student. Today we will read history, chapter 3, ruling the countryside. Okay, ruling the countryside, that means the colonial agrarian policy. Okay, कि ब्रिटिश का जो एग्रेरियन पॉलिसी था ना, या फिर दूसरे शब्दों में ये समझो कि एग्रेरियन उनकी पॉलिसी क्या थी और कैसे हाउ दे रूल्ड द कंट्री साइड. एज यू नो और already read in the previous chapter, land was the main source of revenue. Okay, यानी आय का सबसे अच्छा स्रोत उनके लिए, ब्रिटिशर्सों के लिए लैंड रिसोर्सेज था. ओके, तो वे टाइम टू टाइम एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री they opted the different policy to collect the revenue from the land. Okay, और उसमें 3 तरह का हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे. यानी एक तरह की पद्धति उन्होंने नहीं अपनाई. भिन्न भिन्न पार्ट में है ना, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उन्होंने भिन्न भिन्न पद्धति, भिन्न भिन्न प्रणाली से राजस्व का संग्रह किया. ओके, जिसमें मुख्य रूप से 3 सिस्टम है. यानी द ब्रिटिशर्स ऑप्टेड द 3 policies. They applied the 3 policies and they were the permanent settlement. Okay, and the second was महलवारी and third was रैयतवारी ना. यानी सबसे जो ज़्यादा उन्हें आय का जो ये सबसे ज़्यादा जो भारत के भू क्षेत्र पे जिस पद्धति को उन्होंने अप्लाई किया था, नीति लागू किया था, दैट वाज द रैयतवारी. यानी वो 51% लैंड पे, यानी कि भारत के इंडियन टेरिटरी का दैट एरिया कवर्ड द 51%. ओके, एंड परमानेंट सेटलमेंट 19% इंडियन टेरिटरी एंड महलवारी दैट वाज द 30%. यानी हाफ जो भारत का जो एरिया था वहाँ कौन सा सिस्टम था, कौन सा पद्धति थी, कौन सी प्रणाली उन्होंने अंग्रेजों ने भू राजस्व का अपनाया था, दैट वाज द रैयतवारी. ओके, तो आज हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है, केंद्र जो विषय वस्तु है ना, एग्रेरियन पॉलिसी एंड द रूलिंग द कंट्री साइड. तो यही 3 जो राजस्व कलेक्शन का ना, हाउ ब्रिटिशर्स कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड through the different policies or the different methodology which we are going to discuss. Okay, that's clear. Let's start. As you know, land revenue was the most important source of income to the colonial government. यानी colonial government का जो land से revenue collect होता था, that was the important source. Okay, that was the important and that was the vital source. Okay, various land revenue system came to be established in different parts of the Indian subcontinent. Okay, क्या कि various ना, that was not uniform. यानी उन्होंने पूरे भारत में, अखिल भारतीय ऑल इंडिया में उन्होंने एक ही पद्धति नहीं अप्लाई किया था. ओके, द वेरियस मेथडोलॉजी है ना, द वेरियस पॉलिसी, जैसा हमने अभी बताया कि 3 तरह की नीतियां उन्होंने अपनाई है ना. वी विल डिस्कस दिस एंड देयर इम्पैक्ट इन दिस चैप्टर. तो इनसाइड दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड दे आर द 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. ओके, एंड उसके इम्पैक्ट, उसके कंसिक्वेंसेस ना, consequences. We will also see how commercial crops mind that. Okay, और उसके अलावे जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था, जो पॉलिसी था, वो 3 तरह के था. इसके अलावे और हम ये भी देखेंगे कि we will also see how commercial crops, okay, you know, not the food crops, okay, the commercial crops such as indigo, cotton, tea, jute, etc. help Britain maintain a profitable balance. Okay, the commercial crops कैसे उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ ना, ऑफ अ ट्रेड इन देयर
own interest. Okay, their own interest. Colonial agrarian policy. Colony, okay, the British का जो agrarian policy था, एग्रीकल्चरल जो पॉलिसी यानी रेवेन्यू कलेक्शन का जो उन्होंने पॉलिसी अपनाया, उसकी बात हम करेंगे, उसकी चर्चा नाउ वी आर गोइंग टू, ओके, टू टॉक दैट. आफ्टर देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, माइंड दैट, ओके, बक्सर इन 1764, द EIC, English East India Company, ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, ना, तो बंगाल का दीवानी राइट उन्हें मिलता है, इन्हें EIC को, है ना, गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल विच ऑथराइज्ड द कंपनी टू कलेक्ट ऑल रेवेन्यू, ओके, टू कलेक्ट ऑल रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल एंड इन चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके. और तो ये हम ये कह रहे थे कि यानी जो बैटल बक्सर की जो बैटल हुई है ना, उसमें अंग्रेजों की जीत होती है, उसके बाद बंगाल से उन्हें राइट मिलती है, दीवानी राइट मिलती है टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ओके. मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, मेजर, ओके, दे आर द नंबर इन 3. The EIC introduced 3 main types of land revenue arrangements in India. These were the permanent settlement, mind that, okay, permanent settlement. The second was the Mahalwari settlement, and the third was the Rayatwari, okay, the permanent settlement, Mahalwari settlement, and the Rayatwari settlement. So these are the such and such 3 revenue collection system, no, from the land. Now we are going to talk the first settlement, that was the permanent settlement, okay. The system of permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाता है. इट कवर्ड, कहाँ पे इसका आप एरिया देखेंगे, यानी विच ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज अप्लाइड, ओके, टू कलेक्ट द रेवेन्यू. दैट वाज, इट कवर्ड बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस डिवीजन ऑफ यूपी, ओके. कहाँ पे, बंगाल, बिहार, Odisha and Banaras division of UP, okay, not as a whole UP, only Banaras, okay, that region of UP, accounting for 19% of the British territories, ना, और ये एरिया ब्रिटिश टेरिटरीज का कितना था, 19%, okay. The zamindars had to pay a fixed amount of land revenue every year to the company. Mind that, even if there were adverse conditions such as floods or droughts, चाहे फ्लड हो, ड्राउट्स हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सूखा हो जाए, नो मैटर, एनी हाउ यू हैव टू पे द टैक्सेस, ओके. उनको मैजरी से कोई मतलब नहीं था, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को आपकी चाहे वो बैड हार्वेस्ट हो ना या फिर फेमिन हो, उससे कोई मतलब नहीं था. एनी हाउ दे वांटेड टू पे द लैंड टैक्स बाय द peasants, by the Indian peasants, okay. If they fail to pay land revenue, their land would be auctioned, okay, auctioned out. अगर वे लैंड यानी जो राजस्व को चुकता करने में अगर असफल हो जाते थे तो उनकी जमीन को क्या कर दिया जाता था, ऑक्शन कर दिया जाता था, यानी नीलामी कर दी जाती थी. Initially, 89% of all the revenue collected was handed over to the company and only 11% remained with the जमींदार. यानी जो जमींदार वो मेडियोकर थे, है ना, वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स अपने डायरेक्ट नहीं रेवेन्यू कलेक्ट करते थे,
ना, थ्रू द वाया मीडिया, यानी एंड दे वेयर द जमींदार। तो जमींदार जो भी राजस्व कलेक्ट करते थे 89% उन्हें पे कर देना होता था अंग्रेजों को, एंड 11% उनके पास रह जाता था। ओके, द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट रफली 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ओके, और वो राजस्व क्या होता था, लैंड रेवेन्यू कितना देना होता था, यानी टोटल प्रोड्यूस, जमीन से जो कुल उत्पादित का आधा हिस्सा, यानी 50% ऑफ द प्रोड्यूस, है ना, दे हैड टू पे एज टैक्स टू द जमींदार बाय द पीजेंट्स। ओके, ये सिस्टम थी। जमींदार्स who acted as the intermediary between them and the peasantry, है ना, और ये काम जमींदार करते थे, यानी वो बिचौलिए का काम करते थे, मीडियोकर थे। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द पीजेंट्स, है ना, अब ये इसका प्रभाव, इफेक्ट ऑन द पीजेंट्स में ये देखेंगे कि कृषकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, परमानेंट सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। The peasants had to pay the revenue even if the crops fell. Okay, यानी उनके फसल बर्बाद हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, कुछ भी उत्पादन नहीं हो पाता था, तो भी उन्हें रेवेन्यू देना होता था। Hence they were forced to borrow money from the money lenders, ना, तो उन्हें मनी बोरो करना पड़ता था मनी लेंडर से एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, ना, और तब किसान क्या करते थे, वो लगान चुकता करने के लिए, टैक्स भू राजस्व देने के लिए उन्हें सेठ साहूकारों से ना ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण लेने के लिए बाध्य होते थे। इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स देयर लैंड वाज मॉर्गेज, फोर्सिंग देम टू लुक फॉर एन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये बहुत माजरी दशा थी, बहुत दयनीय हालत थी। तो ये सच एंड सच इम्पैक्ट ऑन द पीजेंट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट विच वाज अप्लाइड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ओके, द सेकेंड जो रेवेन्यू सिस्टम था दैट इज नॉन एज द महलवारी, महल द विलेज, ओके, गांव। हॉल्ट मैकेंजी, Holt Mackenzie devised the Mahalwari settlement in 1822. Mind that. That was the permanent settlement which was enacted in 1793, and this was in 1822 by the Lord Mackenzie. Okay. This settlement accounted for 30% of the company's territories. Okay. Company territories, यानी कंपनी ये 30% कवर होता था, इंडिया का 30% लैंड से ये सिस्टम अप्लाई होता था, है ना। कवरिंग ये कहाँ पे लागू होता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ओके, यूनाइटेड प्रोविंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय यूनाइटेड प्रोविंसेस? यूनाइटेड प्रोविंसेस मीन्स लार्ज पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश। ओके, जो आज का उत्तर प्रदेश है उसका लार्ज पार्ट। ओके, एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस, okay, with a variation in Punjab, okay, और पंजाब, यानी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस में ये पद्धति, ये प्रणाली लागू किया गया। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कब? 1822 में। ठीक है, जो 30% कंपनी का टेरिटरी था ना, वो 19% कवरिंग था, दिस इज द 30%। ओके, एंड रेस्ट रहतवारी, दैट इज 51%। दैट्स क्लियर। अंडर दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और महल। ओके, यूनिट ऑफ विलेज और महल, एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज मेड कलेक्टिवली ऑन द विलेज, ना, कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से, ना, वो गांव उत्तरदायी था टू पे द टैक्स, नॉट इंडिविजुअली, ना, कलेक्टिवली। माइंड दैट द विलेज हेडमैन और
द लंबरदार, ना उस गांव का जो हेडमैन है ना, और लंबरदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू. ओके, हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू? हेड ऑफ द विलेज और लंबरदार. ओके, who was responsible to collecting revenue and handing it over to the government, और वही सरकार को चुकता करता था. ओके, द कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू, माइंड दैट द कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू that is head of the village. Okay, head of the village was to fix revenue on the basis of the type of land. Okay, यानी भूमि के स्वरूप पे वो रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, वो टैक्स फिक्स किया जाता था ना, कि विच टाइप ऑफ लैंड दैट इज. ओके, हाउ मच फर्टाइल, ओके, हाउ मच irrigated, mind that. Okay, यानी क्वालिटी ऑफ द लैंड दैट डिसाइड्स the tax, the rate of tax. Okay, and total land under cultivation, total land under cultivation, the such and such. अब आगे देखेंगे, द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ओके, यानी पूरा कृषि उत्पादन का कितना होता था रेवेन्यू, कितना चुकता करना पड़ जाता था? आधा. पूरे उत्पादन का ना, कृषि उत्पादन का आधा उन्हें राजस्व के रूप में देना होता था. दैट्स क्लियर. दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली एंड नॉट फिक्स परमानेंटली. और ये क्या होता था? फिक्स नहीं था ना, ये परमानेंटली फिक्स नहीं था. ये क्या था? ये डिमांड क्या होता था? रिवाइज किया जाता था पीरियडिकली, यानी समय समय पे उसके दर सुनिश्चित किए जाते थे. एंड द नेक्स्ट जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज नोन एज द रैयतवारी सिस्टम, द रैयतवारी सेटलमेंट. ये क्या है? द रैयतवारी सिस्टम कवर्ड बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, इसका ये भारत के किस भू क्षेत्र पे इस रैयतवारी सेटलमेंट को ना कंपनी लागू किया था? वो है बॉम्बे एंड मद्रास. माइंड दैट बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज अकाउंटिंग फॉर 51% ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज. ओके, 51%. ओके, थॉमस मुनरो द गवर्नर ऑफ मद्रास ना, मद्रास का वो गवर्नर था थॉमस मुनरो ना. दैट पीरियड इज 1819 to 26 ना, यानी 1819 से 1826 के बीच थॉमस मुनरो गवर्नर रहा मद्रास का. डेवलप दिस सिस्टम है ना, हु डेवलप दिस सिस्टम? विच ऑफ द सिस्टम? रैयतवारी सेटलमेंट. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मुनरो सिस्टम, यानी रैयतवारी सिस्टम is also called the Monroe system because that was applied, okay, by the Monroe. That's why this is known as the Monroe system. And he was the governor of Madras in between 1819 to 26. That's clear. In this system, the land revenue was not collected by the zamindars, okay, और लंबरदार. ना इसमें जमींदार थे और ना लंबरदार थे, बट वाज टेकन फ्रॉम द रैयत और कल्टीवेटर्स डायरेक्टली. यानी ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली रैयत से और कल्टीवेटर से टैक्स लिया जाता था, बीच में कोई नहीं था ना. दे डिपॉजिटेड इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी ना, और वे पीजेंट्स कहाँ पे इसको पे करते थे? गवर्नमेंट ट्रेजरी में. यानी सरकारी जो कोष होता था, ब्रिटिशर्स जो कोष होता था, ट्रेजरी होता था, वहाँ उन्हें अपना राजस्व देना होता था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कल्टिवेटर्स बिकेम द लैंड ओनर्स एंड देयर वाज नो इंटरमीडियरी. This is the feature of this revenue settlement. Okay, which रैयतवारी ना, डायरेक्ट था इसमें ना, नो mediocre. Okay, for collecting the revenue
द रेवेन्यू वॉज वेरी हाई एंड कलेक्टेड रिजिडली। और रेवेन्यू क्या था, बहुत हाई था, ओके, वेरी मच हाई, एंड दैट वाज कलेक्टिंग रिजिडली, है ना, रिजिडली यानी एकदम एनी हाउ वे रिजिड थे, फ्लेक्सिबल, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की चांस नहीं बनती थी। एनी हाउ यू हैव टू पे द टैक्सेस एंड वट एवर द टैक्स वाज दैट वाज द हाई, दैट वाज द हाई, हायर रेट। द peasants had to pay even if their crops were destroyed, ना। अब बेचारे किसान की फसल बर्बाद हो जाता था, फिर भी उन्हें वो लगान चुकता करना होता था, उन्हें राजस्व देना होता था, तो उनकी हालत बहुत दयनीय होती थी, है ना। यानी अंग्रेजों के काल में जो राजस्व वसूली का जो प्रथा था वो क्या था, बहुत दयनीय था, ना। The land revenue was revised and increased after every 20 to 30 years. Okay. तो जो लैंड रेवेन्यू था, जो भूमि से जो कलेक्शन होता था राजस्व का, वो क्या होता था, रिवाइज किया जाता था, है ना, और इंक्रीज किया जाता था, और 20 या 30 सालों में, ना। दैट वाज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ना, दैट वाज रिवाइज पीरियडिकली, एंड दैट वाज द इन इंक्रीजिंग वे, ओके, ये नहीं कि डिक्रीजिंग वे में, जो रिवाइज होता था वो उससे और ज़्यादा बढ़ा करके वो लोग लेते थे। द पीजेंट्स वर ओवर बर्डन विथ हैवी टैक्सेस, ना। तो बेचारे किसानों क्या थे, बहुत उसके बोझ से लदे हुए थे। किसके बोझ से, राजस्व के, भू राजस्व के बोझ से जो अंग्रेजों ने लगा रखा था, वह उससे लदे हुए थे, है ना, परेशान थे, पीड़ित थे। दे ऑफन हैड टू टेक लोन टू पे द लैंड रेवेन्यू, और अक्सर उन्हें क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, है ना, कर्ज, टू पे द टैक्सेस, टू पे द टैक्सेस, टू पे द लैंड रेवेन्यू, है ना। तो सच एंड सच सिचुएशन विच वाज अंडर द कॉलोनियल रूल, है ना, that was the Britishers applied in different parts of our country, in different regions, in different periods, in different methodology. Okay, so this is the such and such a situation that was at that time, ना। अब हम बात जो करेंगे वो है द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन, वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। ये क्या होता है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द पीजेंट, हिज लैंड वुड बी पुट अप फॉर ऑक्शन, ओके, पुट फॉर ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, नीलामी, है ना। कि बेचारे किसान अगर नहीं कर पाते थे, लगान चुकता नहीं कर पाते थे, भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो क्या हो जाता था, उनकी जमीन को ऑक्शन कर दी जाती थी, है ना। तो ये दयनीय हालत थी। इन द रूरल एरियाज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन कॉमर्शियल क्रॉप्स, what we are going to deal that, we are going to deal about the commercialization of agriculture, no, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन। ये क्या होता है, इन द रूरल एरियाज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन कमर्शियल क्रॉप्स, ओके, स्टार्टेड। कॉमर्शियल क्रॉप्स, ओके, यानी किसान को ब्रिटिशर्सों ने फोर्स किया, ओके, टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स रादर फूड क्रॉप्स, ओके, दैट इज known as the commercialization of agriculture, okay. These were sometimes referred to as plantation crops, okay, और इसे more or less plantation crops भी कहा जाता है। Peasants were encouraged to cultivate high value commercial crops which were not needed locally and were meant only for exporting, ओके, यानी वो कमर्शियल क्रॉप जो अंग्रेजों ने बाध करता था किसानों को उगाने के लिए, उपजाने के लिए, फॉर एक्सपोर्टिंग, ये नहीं कि किसान अपने खाएंगे ना, ऐसा नहीं था। मेजर कमर्शियल क्रॉप्स की चर्चा करेंगे अब। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द कॉलोनियल रूल अफीम एंड इंडिगो, माइंड दैट, ओके, ऑलवेज लर्न अंडर द कमर्शियल क्रॉप्स
they were the afim and indigo. Okay, were the main commercial crops. No, in the first phase of the colonial rule, afim and indigo were the main commercial crops. अफीम was cultivated in western India और ये कहाँ पे इसकी खेती होती थी? वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना इन एक्सचेंज फॉर चाइनीज टी. Indigo was cultivated mainly in the Bengal province and exported to Britain and Europe, helping the company make huge profits. That's why British always forced to grow commercial crops, rather the food crops. That's clear. At that time, the United States of America was the only other country that produced indigo in large amount. और उस समय ये जो कमर्शियल क्रॉप था ना, इंडिगो और अफीम, उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होता था? अमेरिका में. कहाँ पे? अमेरिका में. एंड एज यू नो कि अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटिशर्स का वहाँ भी कॉलोनी था. लेकिन अमेरिका जब आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वहाँ से इनकी एक भी नहीं चलती है ना. अब यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे लैकिंग हो गई ना अंग्रेजों को. दैट्स वाई दे wanted to force to in other colonies such as in our country India, they forced to pigeons to grow the commercial crops. Okay. However, after its independence in 1783, when USA became free 1783, 13 कॉलोनी थे, यू नो. फिर किसके कॉलोनी थे? अंग्रेजों के, ब्रिटेन का. लेकिन वे आज़ाद हो जाते हैं 1783 में. इंडिगो सप्लाईज टू ब्रिटेन स्टॉप, यानी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस यूएसए stopped exporting indigo to Britain. Okay. So the company turned to its newly occupied colony of Bengal to ensure its supply. है ना. इसलिए बंगाल में वे फोर्स करने लगे किसानों को, क्या? टू ग्रो इंडिगो. व्हाट इज इंडिगो? फूड क्रॉप्स और द कमर्शियल क्रॉप. है ना. ऑब्वियसली कमर्शियल क्रॉप्स. From the middle of the 19th century, however, the demand for new types of commercial crops increased. ना, middle of the 19th century ये commercial crops का demand increase होता है, यानी बढ़ता है. Jute, cotton and rubber. Okay, beside the afim and indigo in the mid 19th century, the such commercial crops such as the jute, cotton and rubber were now needed from India to meet the requirements of factory production following the industrial revolution in England. तब तक ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में ना, औद्योगिक क्रांति. तो उसके लिए क्या चाहिए था? इसे जूट चाहिए था. ओके. एंड कॉटन एंड रबर. ओके. In the 19th century, jute became an important raw material in European factories. That's clear. In the seasons of poor harvest, the peasants suffered very badly. ना, यानी उनके जो फसल बर्बाद हो जाते थे, उस स्थिति में वे बहुत परेशान हो जाते थे. Because of the fact that much of the land was set aside for non-food crops, the peasant didn't have enough to eat. खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, इसलिए कि वो कमर्शियल क्रॉप की खेती करते थे, है ना. तो कहाँ आप इंडिगो खाइएगा कि गेहूं और चावल खाइएगा? लाइक दैट. दैट्स वाई. तो बहुत बुरा हालत हो जाता था किसानों को. Famine therefore became a standing feature of the Indian subcontinent. और अकाल पड़ता था वो अलग. Bengal famine. Okay, Bengal famine of 1770 marked the early years of the colonial rule in India. 1770 का जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, वो एक रिमार्केबल चीज था. The Bengal famine of 1943, है ना,
ये दोनों डेट आपको याद रखिएगा। यानी बंगाल में जो 1770 में और 1943 में जो अकाल पड़ा, that was the landmark. Okay, 1943 marked its closing years. Like that. अब इंडिगो कल्टीवेशन की बात करते हैं। इंडिगो वाज, ये क्या होता है इंडिगो? इंडिगो वाज अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द 16th to the late 19th century. Okay, it was used by cloth manufacturer to dye clothes. इंडिगो क्या होता है? इंडिगो को यूज जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे ना, कपड़े के जो निर्माता थे ना, तो इंडिगो वाज यूज टू डाई द क्लोथ्स को डाई करने के लिए, रंग देने के लिए ना, लाइक दैट ना। इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। और इसका डिमांड, जो भारत का जो इंडिगो था उसका ग्रेट डिमांड था ना, वाज इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। न केवल इंग्लैंड में बल्कि और जो अन्य देश हैं यूरोप में, वहाँ पे भारतीय इंडिगो का यानी नील ना, उसका बहुत बड़ी मांग थी, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ऐसा क्यों था? इसलिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। ओके, यानी उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जिसमें कॉटन क्लोथ्स को डाई करने के लिए ग्रेट डिमांड था, नाइदर ओनली इन ब्रिटेन but the other countries of the Europe also. No, that's why the Britishers always forced to Indian peasants to grow indigo. इसलिए गांधी यहाँ भी आए थे। कहाँ पे? तुम्हारे यहाँ चंपारण इन बिहार in 1916 ना, like that। जब आप आगे पढ़ेंगे इसको है ना, आगे देखिए। Indigo could be produced in Bengal in large quantities because of the ample cheap labor available there. और वहाँ लेबर की कोई कमी नहीं थी ना, वहाँ पर्याप्त मात्रा में चीप लेबर अवेलेबल था। ओके, कहाँ पे? बंगाल में। Besides, the quality of Bengal indigo was excellent. A quality of indigo of Bengal that was excellent. That's why there was a great demand of the Bengal indigo. Okay, not only in the Britain, not only in England, but in the other countries of the Europe also. That's why there were two main system of indigo cultivation. Okay, और ये इंडिगो कल्टीवेशन की दो पद्धति थी, यानी दो प्रणाली से वो अपनाए थे, खेती होती थी ना इन इंडिया। दे आर द नीज सिस्टम एंड द रयोती सिस्टम। द नीज सिस्टम एंड द रयोती सिस्टम, दीज आर द टू सिस्टम ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। ओके, तो नीज सिस्टम क्या है? अब ये देखेंगे। Under this system, which system? Niche system, the planters produced indigo on lands that they directly control. Okay, that they directly control. Okay, but Rayoti system अब देखेंगे, उसमें क्या है? Under the Rayoti system, a contract was signed. Okay, a contract was signed between the Rayat and the planters. Rayat and planters. एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। द रैयत्स वर गिवन लोन्स एंड फोर्स्ड टू ग्रो ओनली इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर देयर होल्डिंग्स। यानी वो लोन देता था ना प्लांटर रैयत को, और फोर्स करता था कि एटलीस्ट 1/4 जो कुल जमीन का 1/4 भाग पे है ना, आपको क्या करना है? इंडिगो की खेती करना ही करना है। तो सच एंड सच सिचुएशन दैट वाज इन बंगाल एट दैट टाइम अंडर द कॉलोनियल रूल दैट वाज अप्लाइड टू द इंडिगो कल्टीवेटर्स। ओके, द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज गोविंदपुर।
लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ, है ना, कि कैसे उनकी हालत दयनीय थी, है ना, और वो हालत और बद से बदतर हो जाती थी जब कमर्शियल क्रॉप्स का यानी बैड हार्वेस्ट हो जाता था, कुछ नहीं होता था। हाँ, फूड क्रॉप्स तो है नहीं कि वो लोग खाएंगे, तो खाने के लाले पड़ जाते थे। उस समय उनकी हालत, उस किसान की हालत क्या हो जाती थी, दयनीय हो जाती थी, है ना। इसलिए वे उसके अगेंस्ट थे, बेचारे फोर्स किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा टू कल्टिवेट दैट द कमर्शियल क्रॉप्स। तो इसलिए टाइम टू टाइम दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस सिस्टम, ओके, अगेंस्ट दिस सिस्टम। In 1859, okay, mind that. In 1859, Rayat in Bengal refused to grow indigo and pay rent to the planters. Mind that. है ना। इंडिगो रिवोल्ट कब होता है? 1859-60 का पीरियड है ना। कहाँ पे? बंगाल में, और ये मोस्टली बंगाल में इसका कल्टीवेशन होता था। तो रिफ्यूज कर गए टू ग्रो इंडिगो, हम नहीं उपजाएंगे कमर्शियल क्रॉप्स, जो इंडिगो है उसकी खेती बाड़ी हम नहीं करेंगे, एंड पे रेंट टू द प्लांटर्स, और ना प्लांटर्स को रेंट पे करेंगे, लगान चुकता करेंगे। समझ में आ गई बात? द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज गोविंदपुर, ओके, इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है नादिया, वहाँ पे एक गांव है गोविंदपुर, वहाँ पे ये इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट होता है, लेड बाय दिगंबर एंड बिशंबर, ओके। उसके लीडरशिप किसके हाथों में रहता है? दिगंबर एंड बिशंबर विश्वास, एक्स एम्प्लॉइज ऑफ द प्लांटर्स। इट सून स्प्रेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, और धीरे धीरे और पूरे बंगाल में ये फैल जाता है। One important aspect of the Indigo revolt in Bengal was that it enjoyed the support of the intellectual class and other groups as well. Okay, तो इसका वेलकम होता है इंटेलेक्चुअल क्लास में, इस जो रिवोल्ट होता है वहाँ पे। Like that, in Bengal, the British government was forced to appoint the Indigo Commission to review the corrupt practices relating to this system. ओके, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और वो जो कमीशन बनाई जाती है वो आयोग क्या पाता है, उसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, अब ये देखेंगे। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, है ना, उसमें प्लांटर्स दोषी पाए जाते हैं, गिल्टी, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोअर्सिव मेथड्स दे यूज, है ना। तो वट एवर द मेथड दैट वाज यूज बाय द प्लांटर्स, ना, वो क्या था? गिल्टी था, है ना। Thus, the indigo production came to an end in Bengal. इस तरह बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन का प्रथा खत्म होता है, और इसके साथ भी हम ये चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू।